of the year and hence become entitled for leave encashment, while for the second condition there should not be any disagreement since the amount of provision is based on precise calculations separately made with reference to each employee entitling him to the। वो कह रहा है कि इस केस के अंदर आप जो मेरे पे 34 का चार्ज लगा रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। In the context of the matter, attention is further drawn to towards the judgment। उसने कराची हाई कोर्ट की एक जजमेंट लिख दी है। हमने सिर्फ ये चेक करना है कि इफ़ दीज आर प्रिसाइज कैलकुलेशंस और रीजनेबल एक्यूरेसी है कि नहीं है। इस केस में मोस्ट प्रॉब्ली उसकी कैलकुलेशन एग्जैक्ट ही होगी, क्योंकि छुट्टियां भी डिटर्मिन्ड है, पर डे जिस हिसाब से वो देते हैं वो भी डिटर्मिन्ड है, तो वहाँ पर एस्टिमेशन नहीं हुई होगी। इट वुड बी रादर एग्जैक्ट प्रिसाइज कैलकुलेशन। अच्छा जी, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, वो कहते हैं कि जी you have charged an amount of 13 million under the head staff retirement benefits, employee benefits and gratuity on provisional basis. Since the same does not represent an ascertained liability, therefore it is intended to be disallowed as per section provisions 34 and 3. As per record, the fund for which the provision has been created is not an approved fund, hence the expense। दो चीज़ों पे उसको disallow कर रहा है, एक 34 पर एक 21E पे कि ये approved fund नहीं है। टेक्स्ट पे आगे देखें, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। As per note 6, you have made payment on account of employees benefit at 131 million. You are required to provide the proof of tax deductions made under section 149 of the beneficiaries to substantiate your claim of expense in sums of 21F। इधर वो उसको हिट कर रहा है कि जी आप 21F पे जब आप इस फंड से पैसे देते हैं तो आप इंश्योर नहीं करते, मुझे एविडेंस दिए अपना। अच्छा जी, अब ये देखते हैं कि ये जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स और ग्रेजुटीज़ वगैरह ये रीजनेबल एक्यूरेसी है कि नहीं है। To be allowed on amount actually paid if the fund is approved and the tax is being deducted, इसको छोड़ दें। अच्छा जी, in case of provision C, if the two conditions are met, calculations are based on actuarial reports। ये जो आपके ग्रेजुटी फंड्स वगैरह जो हैं, फ्यूचर की जो लाइबिलिटीज़ हैं, ये जनरली एक्चुरियल रिपोर्ट्स के बेसिस के ऊपर उन्होंने कैलकुलेट किया होता है। तो क्या होता है, एक्चुरियल साइंस आपका डिसिप्लिन है जहाँ पे मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिकल मेथड्स आप अप्लाई करते हैं in order to assess the risk in insurance, finance and other industries and professions. Generally the actuaries apply rigorous mathematical models to determine on matters of uncertainty कि उन्होंने statistical और mathematical modeling की होती है कि जी given the fact कंपनी की ग्रोथ रेट इतना है, आज एम्प्लॉयज़ इतने हैं, अगले 5 साल में इतने हो जाएंगे, 10 साल में इतने हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट मार्केट का अगले 3 साल इतना होगा, 5 सालों में इतना होगा, एवरेज इंटरेस्ट रेट इतना होगा, इतने एम्प्लॉय छोड़ जाएंगे, इतने एम्प्लॉयज़ 10 साल की सर्विस के बाद छोड़ेंगे, इतने 20 साल के बाद छोड़ दो। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कंडीशन जिनको उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल्स में निकालते हैं, तो उन्होंने एक उसकी बेसिस के ऊपर एक फिगर कोट करते हैं कि जी आपकी 10 ईयर्स 20 ईयर्स डाउन द रोड इतनी लाइबिलिटी होगी या इस साल आप इतनी प्रोविजनिंग कर लें। प्रोविजनिंग इस साल इसलिए करते हैं कि अकाउंटिंग का आपका बेसिक मेथड क्या है, बेसिक आपकी चीज़ क्या है कि यू चार्ज और एक्सपेंस, चार्ज और एक्सपेंस, मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है आपका, चार्ज द एक्सपेंस टू द ईयर ऑफ इनकम। जिस साल में जो इनकम की है अर्न, उस साल की हद तक उसका एक्सपेंस आप, जिस तरह गाड़ी आपने ली, प्लांट और मशीनरी ली तो आपने एक ही साल में 1 बिलियन की, लेकिन वो एक साल में PLS में नहीं चार्ज करते आप। मैचिंग प्रिंसिपल के आप ये तहत आप ये कहते हैं कि चूंकि इस मशीनरी की एज 10 ईयर्स है, तो अकाउंटेंसी के अंदर वो 10 से डिवाइड करके 10 सालों में उसको चार्ज करेगा। अगर वो कहता है कि नहीं जनाब इस मशीनरी की लाइफ 20 ईयर्स है, तो उसको 20 से डिवाइड करके हर साल उतना पोर्शन PLS को चार्ज करेगा। टैक्स डेप्रिसिएशन का प्रिंसिपल डिफरेंट है, वहाँ पे हम एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन देते हैं एज एन इकोनॉमिक पॉलिसी, ताकि उसको एकदम एक्सपेंस रिकवर और वो मजीद इन्वेस्टमेंट्स करें। लेकिन अदरवाइज इस तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर जो डिवाइड करके लेते हैं, दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द मैचिंग प्रिंसिपल। तो उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जी अच्छा ये जो आपकी फ्यूचर की लाइबिलिटीज़ आ रही हैं, क्योंकि जो आज से 10 साल बाद की लाइबिलिटी है वो उस वक्त का एक्सपेंस नहीं है, वो आज के एक्सपेंस हैं जो थोड़े थोड़े होकर जमा हो रहे हैं, तो इसलिए वो साथ साथ उसकी हर साल प्रोविजनिंग कर रहे हैं अपना, राइट। तो कहते हैं कि जी इट इज़ बेस्ड ऑन दिस। अब जब एक्चुरियल मेथड आता है, while applying the actuarial method, the assumptions like discount rate, rate of increase in eligible salary, expected rate of return on planned assets, extent of length of service, number of employees, average age of employees and host of other factors have been relied upon, and the amount resulted on the basis of assumptions technically ये ascertained नहीं है।
इट्स अ गुड मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट एन एसरटेन्ड वन। नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं आपके। अनफॉर्चुनेटली कराची हाई कोर्ट की या सिंध हाई कोर्ट की या लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, उसने कहा कि नहीं जनाब, ये जो ग्रेजुटी फंड है वो बेस्ड ऑन एक्चुरियल मेथड है और ये रीजनेबल एक्यूरेसी यहाँ पे डिटर्मिन हो गई है। वो थोड़ी बहुत जो मैंने जजमेंट पढ़ी थी उसमें ये कोई चीज़ें डिस्कस नहीं की गई थी कि जी जो एक्चुरियल मेथड है उसके नीचे कितने फैक्टर्स हैं, उनमें कितनी अनसर्टेनिटी और क्या बेस्ड ऑन दैट आप उसको कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। लेकिन वो एक जजमेंट में उन्होंने इसको कहा हुआ है कि जी एक्चुरियल मेथड के ऊपर, लेकिन स्टिल आप उसको डेविएट कर सकते हो जजमेंट से ये सारे फैक्टर्स कोट करके कि जी आपके एक्चुरियल मेथड के अंदर या जिन बेसिस पे आपने ये डिटर्मिन कर रहे हैं उनमें ये सारे फैक्टर्स अनसर्टेन है। तो मैं इस वजह से जो है आपको नहीं देना चाह रहा कि ये प्रोविजनिंग जो है आपकी 34(3) की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रही है अपना। अगर वो आपको जजमेंट आ जाती है तो जजमेंट को डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि अगर तो उन्हें सारे फैक्टर्स को अकाउंट फॉर करते हुए उसने जजमेंट पास की है तो फिर लेफ्ट राइट निकलने की जगह नहीं है, और अगर उसने इन फैक्टर्स को डिस्कस किए बगैर ही कर दिए तो फिर आप उसको जजमेंट इन क्यूरियम कह के और साइड पे अपना डिसेंटिंग नोट लिख के इन फैक्टर्स की वजह से कि जी ये अनसर्टेन है तो मैं 34(3) के तहत आपको नहीं देता। इस तरह अगर उसने वो प्रूव कर लिया कि जी मैं जब इस फंड से पेमेंट करूंगा तो उसके लिए मैंने प्रॉपर अरेंजमेंट की हो तो उस वक्त डिडक्शन हो जाएगी, तो फिर वो केटर को हो गया ना सर टैक्स की अभी नहीं, वो तो 21EF अलहदा चीज़ है, 34 की एप्लीकेशन अलहदा चीज़ है। वो तो आप कह रहे हैं कि जो फंड आपने बनाया उस पर से जब पेमेंट्स आ रही है तो 21F की कंडीशंस के जी आप टैक्स डिडक्शंस करते हैं वो फुलफिल हो गई हैं। 21E कहता है कि जी फंड अप्रूव था। अगर दोनों चीज़ें ये अप्रूव थी तो तीसरी चीज़ ये थी कि ये जो प्रोविजन आपने इस साल में क्रिएट की है ये रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ डिटर्मिन की है या इन्फ्लेटेड है या ये एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर आप समझते हैं कि नहीं जनाब इसने काफ़ी प्रिसाइज कैलकुलेशन कर ली है या काफ़ी हद तक ये एक्यूरेट हैं, काफ़ी हद तक रीजनेबल है, इफ़ यू एग्री विद दैट तो प्रोविजनिंग अलाउ कर दें। जिस तरह पहले केस में कंपनसेटेड एब्सेंस उसने कहा था जी दिन भी मुझे पता है, एम्प्लॉयज़ भी पता है और रेट भी पता है, तो इसमें कहाँ से 34 आ गया। अब यहाँ के अंदर जो है ना ये क्वेश्चन मार्क है और जिसके ऊपर मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट ने होल्ड किया था, हाई कोर्ट ने, कि जी एक्चुरियल लगा हुआ है इस पर मेथड तो ठीक है जी, ये प्रोविजनिंग ठीक है अपना। अच्छा जी, स्टाफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स एज पर ऑडिटेड अकाउंट्स you have credited an amount of 184 million on account of gain on remeasurement of staff retirement benefit plans. This amount has not been offered for tax. और वो कहता है जी मैं करना चाहता हूँ लेकिन ये जो इस तरह की गेन्स ऑन रीमेजरमेंट्स होती हैं ये नोशनल गेन्स होती हैं कि जनाब आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम ही है और आपने सिर्फ उसको रीमेजर किया है कि मेरी उसकी वैल्यू, जिस तरह आपकी शेयर प्राइस है रोज़ बदलती है, तो ईयर एंड पे अगर आपने कंपनी ने एम्प्लॉयज़ के लिए उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान में कहीं इन्वेस्ट किया होता शेयर्स में, तो ऑब्वियसली 30 जून को जो भी क्लोजिंग वैल्यू होगी शेयर्स की उसके मुताबिक उन्होंने रिपोर्ट करनी है ना। पर उसका ये मतलब नहीं कि उसको इनकम आ गई है, इनकम रियलाइज़ नहीं हुई। इस 30 जून पर शेयर जो उन्होंने 10 रुपये के लिए थे वो शायद 40 रुपये के हो गए, तो 30 रुपीज़ पर शेयर की गेन है उसने रीमेजर करके मेंशन कर दी है, लेकिन वो उसको इनकम रियलाइज़ नहीं हुई। हो सकता है नेक्स्ट 30 जून पे वही 10 रुपये का शेयर 5 रुपये का हो जाए, तो उस पर आप लॉस नहीं वो आपसे क्लेम करेगा। वो तो तब होना है जब उसने एक्चुअली रियलाइज़ कर लिया। नोशनल गेन्स के ऊपर आपने नहीं टैक्स करना। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन ग्रेजुटी फंड, interest on gratuity fund has been claimed at 166 million under the provisions of section 158. The taxpayer is required to deduct the tax at the time of amount is paid. ये जो पहले लेक्चर मैंने आपको डिस्कस किया था कि जी आपने चूँकि इसके ऊपर ग्रेजुटी फंड के ऊपर ये जो इंटरेस्ट आपने यूटिलाइज़ किया है, इसके ऊपर जो आपने पेमेंट दी, इंटरेस्ट दिया था उस पर आपने ये कटौती नहीं की, ठीक है। तो आप प्रिस्क्राइब पर्सन थे, इस वजह से मैं आपको ये इंटरेस्ट एक्सपेंस डिसअलाउ कर रहा हूँ। अच्छा जी, WPPF और WF आप खुद देख लीजिएगा। इसका ज़ुबानी मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँ कि इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुए थे लॉ में कि जी इज़ पेड, द अमाउंट इज़ पेड। तो ऑफिसर्स ने कहा कि जनाब आप प्रोविजंस ले रहे हैं, ये पेड बेसिस पे है तो मैं आपको दूंगा। WWF के अंदर ये जजमेंट आ गई थी, बल्कि एक सर्कुलर था बोर्ड का कि जनाब WWF जो है वो अगर प्रोविजन बेसिस पे भी है तो अलाउ कर दे, लेकिन WPPF के लिए FPR के सर्कुलर नहीं है।
तो WWF हम अगर प्रोविजनल बेसिस पे किसी ने क्लेम किया वो दे देते हैं। WPPF जो है वो कहते हैं जी जितना आपने एक्चुअल पे किया वो एक्सपेंस क्लेम करें, वो हम आपको प्रोविजन के ऊपर वो इनको अलाउ नहीं करते कि जी लफ्ज़ पेड वहाँ पे है और पेड को पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि नहीं जनाब इस पर अक्रूवल नहीं लगेगी कि आप अक्रूवल बेसिस पे 34 पे क्लेम नहीं कर सकते, ये अगर आपने एक्चुअल पे किया तो मिलेगा। और उस पर बोर्ड का सर्कुलर भी नहीं, WWF पे अलबत्ता बोर्ड का सर्कुलर है कि आप उस पर दे दें, हालांकि दोनों की नेचर ऑलमोस्ट एक जैसी है। मुझे अगर सर्कुलर मिल जाए बोर्ड का, वो मेरे दूसरे नोट्स में है तो मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा, इसमें नहीं वो मैंने डाला हुआ। ये है पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था कि जनाब द वर्ड पेड जो है इट शुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू कवर एनी प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ सम, और इसके हवाले से फिर बोर्ड का एक सर्कुलर था कि जी WWF जो है कि वो WWF को कोर्ट ने कहा था कि जी आप बोर्ड कह रहा है कि जी प्रोविजनल बेसिस पे कर लें, लेकिन ये सर्कुलर WPPF के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नोशनल एक्सचेंज लॉस, ये जहाँ पे भी आपकी कुछ एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट होंगी वहाँ पे द एक्सचेंज लॉस जो है वो आपके मूवमेंट क्लोजिंग बैलेंसेस के ऊपर होती है, तो नोशनल एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉस पे आपने टैक्स नहीं करना। अमूमन ये होता है कि जब वो गेन हो रही होती है उस वक्त वो बड़ा बढ़ चढ़ के बता देता है आपको कि जनाब ये तो मेरी नोशनल है, रियलाइज नहीं है, और जब लॉस हो रहा होता है तो चुप करके लिख देता है और क्लेम कर लेता है, हालांकि वो लॉस भी उसका अनरियलाइज होता है। अच्छा जी, इससे पहले कि टाइम ख़त्म हो, ये प्रोविजंस अभी कुछ और हैं, लेकिन मैं आपको पहले वो प्रोरेशन ऑफ एक्सपेंसेस ज़रा बता दूँ। अच्छा जी, प्रोरेशन ऑफ एक्सपेंसेस, आप लोगों में से कितनों ने अपने हाथ से प्रोरेशन की हुई है किसी की? एक्चुअली सारा टेबल ड्रॉप्ड करके यहाँ पे कोई FTR इनकम थी एक्सपोर्ट रिलेटेड या कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड, कितने ऐसे जिन्होंने वाकई अपने हाथ से वो सारा एक एक एक्सपेंस आइटम जो है प्रोरेट किया हुआ है? की हुई मैडम, किस में? टेक्सटाइल सेक्टर में? सर मेरे तो सर्विस सेक्टर था बेसिकली, वो IT में था। अच्छा, तो प्रोरेशन ऑफ एक्सपेंसेस जो है वो बेसिकली सेक्शन 67 आपको अलाउ करता है कि आपने प्रोरेट करना है, और सेक्शन 67 के आगे जो रूल है वो कंसर्न आपका रूल 13 है, और कंसर्न सर्कुलर 5 ऑफ 2000 है इसका। रूल 13 आपका ये कहता है कि दिस रूल अप्लाइज फॉर सेक्शन 67 विच प्रोवाइड्स फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। पहले सिर्फ एक्सपेंडिचर था, बाद में उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि जी डिडक्शन एंड अलाउंसेस को भी आपने अपोर्शनमेंट करनी है। इनकर्ड फॉर मोर देन वन पर्पसेस, क्या है जी वो? रूल 3 कहता है एनी कॉमन एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रिलेटेबल और एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस एडवांसेस और लोन्स and the amount referred to in sub rule 2 relatable to business including presumptive and exempt income shall। बेसिक प्रिंसिपल वही आपको कह रहा है कि अगर तो आपका एक्सपेंस आइडेंटिफाइबल है तो उसको आपने प्रोरेट नहीं करना। अगर इट्स अ कॉमन एक्सपेंडिचर जो आइडेंटिफाइबल नहीं है तो उसको आप प्रोरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप माल एक्सपोर्ट कर रही हैं तो जो आपकी शिपिंग कॉस्ट है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट समेत वो जो आपके बहरी जहाज से आप बेच रहे हैं, शिपिंग लाइन से बेच रहे हैं, तो इट इज़ एन आइडेंटिफाइबल कॉस्ट कि वो एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस की है। ठीक है, शिपिंग लाइन के जो चार्जेस हैं, CIF जो चार्जेस हैं, वो ऑब्वियसली लोकल माल के तो नहीं हो सकते, तो वो आइडेंटिफाइबल कॉस्ट है डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने सेपरेट अकाउंट्स नहीं मेंटेन किए हुए। अकाउंट्स क्लब किए हुए हैं, लोकल सेल्स के भी और एक्सपोर्ट्स के भी, और उनको अलग-अलग नहीं बनाया हुआ, लेकिन वो हेड आइडेंटिफाइबल है कि जनाब ये कॉस्ट लोकल माल की नहीं हो सकती, ये उसी की है, तो उसको आपने प्रोरेट नहीं करना।
ऐसे एक्सपेंसेस जहाँ पे आप सेपरेट बुक कीपिंग नहीं कर रहे लेकिन हेड क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उसका एक्सपेंस है, उसको आपने प्रोरेट नहीं करना। ऑल अदर एक्सपेंसेस जो कॉमन है जिसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल ऑफिस की बिल्डिंग है उसका रेंट है, फैक्ट्री की जो गोडाउन है उसका रेंट है, उसी फैक्ट्री के गोडाउन में आपकी लोकल सेल्स का भी माल स्टोर होता है और एक्सपोर्ट सेल्स का भी माल स्टोर होता है। आपका जो ऑफिस प्रेमिसेस है उसी प्रेमिसेस में बैठ के आप एक्सपोर्ट के लिए भी काम कर रहे हैं, उसी प्रेमिसेस में आपका स्टाफ बैठ के लोकल सेल्स के लिए भी काम कर रहा है। जो स्टाफ की सैलरीज हैं वो वही स्टाफ लोकल सेल्स को भी हैंडल कर रहा है और एक्सपोर्ट सेल्स को भी। अब ये सारे कॉमन नेचर के बन गए एक्सपेंसेस। इन एक्सपेंसेस को वो कहता है कि आपने प्रोरेट करना है। अदर देन दीज एक्सपेंसेस आपने बाकी सारा अगर आइडेंटिफाइबल है तो वो आपने प्रोरेट नहीं करना। अच्छा जी, फॉर्मूला वो उसका सिंपली A इंटू बी बाई सी है। ये A इंटू बी बाई सी बिल्कुल वैसे ही है जैसे सेल टैक्स में आपकी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाईज हो तो आप कहता है कि जी इनपुट टैक्स आपने डिसअलाउ करना है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जी आपकी टोटल सेल्स 100 रुपीज़ की हैं और आपकी एग्जेम्प्ट सेल्स 20 रुपीज़ की हैं, तो 20 को हम ऊपर लिखेंगे, 100 को नीचे लिखेंगे और इस रेशो से आप इनपुट टैक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रेशो निकलेगी उतना एक्सपेंस आपने डिसअलाउ कर देना। यानी कि इन द प्रोपोर्शन ऑफ एग्जेम्प्ट सेल्स, रेशो ऑफ एग्जेम्प्ट सेल्स टू टोटल सेल्स, वो जो रेशो निकलेगी जितनी उसकी रेशो है एग्जेम्प्ट सेल की, उसी रेशो से आपने अपनी इनपुट टैक्स को डिसअलाउ करना है। बिल्कुल वैसे जिस तरह ये आप सेल टैक्स में करते हैं इसी तरह ये इंटू बी बाई सी आपका कॉमन एक्सपेंडिचर्स के लिए भी होगा कि ए आपका कॉमन एक्सपेंडिचर है, बी आपकी उस बिजनेस की सेल है जिसके लिए आप प्रोरेट करना चाहते हैं। लेट्स अज्यूम कि सी आपकी टोटल सेलें हैं और बी आपकी एक्सपोर्ट की सेलें हैं, राइट। तो B डिवाइडेड बाई C इंटू टोटल कॉमन एक्सपेंडिचर, तो वो एक्सपेंडिचर का वो पोर्शन निकल आएगा जो आपने एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाना है कि दीज आर एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, इफ C इज टोटल एक्सपेंडिचर और B एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्सपेंडिचर, C इज टोटल सेल्स और B आपकी जो है C आपकी टोटल है, B आपकी लेटेस्ट से एक्सपोर्ट रिलेटेड सेल है, तो B ऊपर आ गया एक्सपोर्ट की सेल्स, नीचे टोटल सेल्स। इस रेशो से ओवरऑल एक्सपेंडिचर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंडिचर्स का वो पोर्शन निकल आएगा जिसको आपने एलोकेट करना है FTR की इनकम, एक्सपोर्ट सेल्स वगैरह के लिए। ठीक है, सो A इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, कॉमन एक्सपेंडिचर। B is the total amount of gross receipts without deduction of expenditures for the tax year for the class of income. Let's assume कि यहाँ पे वो export है, and C is the total amount of the gross receipts without deduction of expenses, deductions and allowances and net gains for the tax year of all classes of income. ठीक है, ग्रॉस रिसीट्स वो कह रहा है कि जी आपने सेल्स की वैल्यू लेनी है, सेल्स में से एक्सपेंडिचर माइनस नहीं करने। ठीक है, सेल्स में से एक्सपेंडिचर्स डिडक्शंस नहीं करनी, सेल वैल्यू उठानी है आपने। अभी इसकी एग्जांपल जब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हाउएवर वो कहता है कि अगर आप ऐसे बिजनेस में डील कर रहे हैं जहां पे आपका ऊपर वाला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं है, फॉर एग्जांपल आप कैपिटल गेन्स हैं आपके पास है, ब्रोकरेज और कमीशन रिलेटेड बिजनेस है, तो फिर एप्पल को एप्पल और ऑरेंजेस को ऑरेंजेस के साथ आपने कंपेयर करना है। तो उस वजह से फिर वो आपको कहता है कि जहाँ पे ये वाली इनकम है, जहाँ पे रिसीट्स है, another income is to be taken into account on turnover of such transactions, such income shall be compared with gross profit। उस वक्त फिर आप बाकी ये सेल की बजाय जीपी पे लेंगे। जहाँ पर आपके पास ये वाली इनकम्स आ रही हैं, इस इनकम में ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं होता, ये रिसीट्स हैं आपकी, बाकी आपके एडमिन एक्सपेंसेस हैं। आपने किसी का माल बेचा और कमीशन ले ली, एज अगेंस्ट दिस दूसरा बिजनेस है कि आप उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं, फिर नीचे जीपी बचता है। ठीक है, तो कमीशन वगैरह के अंदर आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो नहीं है, वो तो सिर्फ एक रिसीट आ रही है, नीचे आपके एडमिन एक्सपेंसेस हैं। तो कह रहे हैं कि जब यहाँ पर इस तरह की हो तो फिर आपने लाइक विद लाइक कंपेयर करना है, तो फिर सेलों के साथ ना कीजिएगा। फिर वो कह रहा है कि इन केसेस के अंदर आपने क्या करना है कि टर्नओवर ऑफ सच ट्रांजैक्शंस की बजाय सच इनकम शैल बी कंपेयर्ड विद ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेसेस। अदर बिजनेसेस के जीपीओ से करें, फिर उनकी सेलों से ना करें, वरना वो कंपैरिजन गलत हो जाएगा, राइट। अच्छा जी, ग्रॉस रिसीट्स में वो कहते हैं कि जनाब आपने सेल टैक्स और एफईडी निकाल देना है, क्योंकि वो आपकी सेल नहीं है, वो सरकार का पैसा है।
If you are selling something for rupees 100, 17 rupees over and above that, sale tax is not part of your turnover. You are merely a collector on behalf of the government. तो ये 17 आपकी turnover का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको उसमें से निकाल के आपने ये sales की proportion निकालनी है. So the crux is, when an expenditure is incurred for a particular class or class of income, it is to be allocated only to that class अगर वो identifiable है, और अगर वो specific और identifiable है नहीं करना, जहाँ पे common है उसको आपने turnover basis पे कर दीजिएगा. अच्छा, कई companies हैं जो अपनी अकाउंटिंग बुक्स ही सेपरेट रखती हैं कि जी ये एक्सपोर्ट बिजनेस की सेपरेट है और ये लोकल बिजनेस की सेपरेट है. वहाँ पे भी आप प्रोरेशन नहीं करेंगे क्योंकि उसने अपनी बुक कीपिंग सेपरेट रखी हुई है. और कई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करते हैं कि हर चीज़ का उन्होंने अलग हिसाब लिखा हुआ है, वहाँ पे आप नहीं लगा सकते. अगर वो आपको एविडेंस दे दे कि मेरी बुक कीपिंग इन सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस के लिए सेपरेट है, वहाँ पे आप ये नहीं करेंगे. जहाँ पे कॉमन बुक कीपिंग है और कॉमन एक्सपेंसेस हैं, वहाँ पे आपने उसको प्रोरेट करना है. लेकिन बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जो इस तरह सेपरेट बुक कीपिंग करते हैं. अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं हम. वो कहते हैं जी, एज पर रिटर्न ऑफ द इनकम, dividend income of 22 million and capital gain of 14 million has been declared and offered for tax, which fall under a separate block. Income from business and dividend and capital gains are two distinct and separate heads of income. At the time of computing income, expenses attributable to such activities in दोनों की which result into income from business or dividend capital gains are to be allocated accordingly on proportionate basis in terms of section 67 read with rule 13 read with circular number 5. और वो कह रहा है आपने ऐसा नहीं किया तो मैं क्यों ना आपको ये ट्रीटमेंट इसकी कर दूं. इसको आप यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल ताकि आपको समझ आए. वो कहता है कि जी आपकी कंपनी की लोकल सेल्स भी हैं और एक्सपोर्ट सेल्स भी हैं और कंट्रैक्ट्स में भी आप डील कर रहे हैं. ठीक है, तो वो कह रहा है कि जी ये आपकी 3 हेड्स हैं, इनमें से आपका ये नॉर्मल इनकम का है, बाकी 2 वो कह रहा है FTR का है, और आपने कॉमन एक्सपेंसेस जो हैं वो आपने प्रोरेट नहीं किए. तो मैं आपकी प्रोरेशन 67 रेड विद रूल 13 और सर्कुलर नंबर 5 करना चाहता हूँ. और ये उसने उसको प्रपोज किया कि जी मैं ऐसे करूँगा. वो कह रहा है कि जी आपकी टोटल सेल्स 34 मिलियन की हैं. अब उसने चूँकि कॉमन एक्सपेंसेस को प्रोरेट करना है तो उसने कहा कि जी इसमें से लोकल सेल्स 28 की हैं A इंटू बी बाई सी के फॉर्मूले के लिए. दिस इज C, A इंटू बी और नीचे C, तो ये आपका C है. लोकल सेल्स वो कहता है 28 मिलियन है, कंट्रेक्चुअल सेल्स इतनी है और एक्सपोर्ट्स आपकी 4.2 मिलियन की हैं. अब वो क्या कहता है कि जी इसमें से सेल टैक्स निकाल दीजिए और डिस्काउंट भी निकाल दें. डिस्काउंट क्यों निकालना है वो भी आपको उसकी लॉजिक बताता हूँ. सेल्स टैक्स, एक तो उसने लफ्ज़ खुद लिखा था कि जी ग्रॉस रिसीट्स यूज़ करनी है क्योंकि सेल्स टैक्स इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर टर्नओवर, वो गवर्नमेंट का है. सेकेंडली जब हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या एक्सपोर्ट्स में सेल टैक्स लगता है? एक्सपोर्ट्स में वैसे ही सेल टैक्स नहीं है. तो अगेन टू कंपेयर लाइक विद लाइक, ठीक है, आपने एक्सपोर्ट में भी सेल्स नहीं है. दूसरा उसने लॉ में खुद भी लिखा हुआ है कि आप सिर्फ ग्रॉस रिसीट्स यूज़ करें जिसके अंदर सेल टैक्स और FED निकली हो. और उसकी दूसरी लॉजिक ये है कि FED और जो सेल टैक्स है वो आपकी टर्नओवर नहीं है, वो गवर्नमेंट का पैसा है. तो यहाँ पे स्टेप पे आप वो सेल टैक्स इसमें से माइनस कर देते हैं. इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सेल टैक्स जो है वो लगा नहीं हुआ था, प्रॉब्ली इट वाज अ सर्विसेज रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट और ये एक्सपोर्ट्स में है नहीं, तो बैलेंस रेवेन्यू ये आपके पास रह गया. ठीक है, बिफोर आई मूव फर्दर आपको मैं पहले इसका फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स यहाँ से सिखा दूँ क्योंकि फिर आपको याद नहीं रहेंगे कि जी क्यों और क्यों निकाल रहा है ये. ये चार्ट हमेशा आपको हेल्पफुल होगा. ग्रॉस सेल्स ये नॉर्मल टैक्स रजीम है, ये FTR है, ये लोकल FTR है. तो ये आपकी टोटल सेल्स है जिसका ब्रेकअप ये है कि जी नॉर्मल टैक्स रजीम की इतनी है, FTR एक्सपोर्ट रिलेटेड ये है, कोई लोकल FTR ये है. यहाँ पर आपने लिख दी सेलें. फर्स्ट स्टेप में आपने सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज इफ़ देयर इज़ एनी वो आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो जो भी आपकी लोकल सेल्स है उसमें से FTR ये निकल जाएगा. अगर ये एक्सपोर्ट सेल है तो इधर तो सेल टैक्स FED है ही नहीं. ये अगर लोकल FTR की सेल्स हैं तो इसमें से भी सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज निकल जाएगा और ये आपका ओवरऑल टोटल रह जाएगा. ठीक है, अगला आपने डिस्काउंट इसमें से माइनस करनी है.
क्योंकि अगेन अगर आपने 100 रुपीज़ की इनवाइस वैल्यू थी और 10 रुपीज़ आपने डिस्काउंट दे दी तो आपकी टर्नओवर फिर 90 रहेगी, वो 100 नहीं थी। ठीक है, अगर आपने 10 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया तो फिर आपकी सेल वैल्यू 90 रहेगी, टर्नओवर 90 रह गया, फिर 100 नहीं रही। तो इसलिए आपने डिस्काउंट माइनस करना है स्टेप पे। अगर आपका इधर या इधर कहीं भी है तो वो माइनस करके आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ देख लें कि एज अ टैक्समैन हमारी क्या कोशिश होती है और टैक्स पेयर की क्या कोशिश होती है। हमारी मैक्सिमम एफर्ट होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसेस किधर एलोकेट करें, FTR वाली इनकम को, ताकि जो एक्सपेंसेस उसने NTR में लेके जाने हैं वो कम से कम हो। नॉर्मल टैक्स रजीम में एक्सपेंसेस का साइज जितना कम होगा आपकी नॉर्मल इनकम बढ़ती जाएगी और वहाँ पे हमें टैक्स मिलना है। FTR पे तो हमें टैक्स मिलना नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी डिडक्ट करा चुका है 1% पे। तो हमारे पास जब वो लेकर रिटर्न आया, हमारी कोशिश है कि जी डिमांड क्रिएट करनी है, तो हम क्या कर रहे होते हैं कि मैक्सिमम एफर्ट होती है कि जी एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस के अंदर मैक्सिमम एक्सपेंसेस FTR की तरफ चले जाएं और मिनिमम एक्सपेंसेस आपकी नॉर्मल रजीम में, जितने एक्सपेंसेस कम होते जाएंगे उतना आपका नॉर्मल टैक्स रजीम का टैक्स बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए करना फिर क्या पड़ता है कि हमारी कोशिश होती है कि जो आपकी फॉरेन सेल्स हैं उसका ओवरऑल सेल्स में पोर्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसकी परसेंटेज को 2-3-4% से हम खींच के बढ़ा दें अपना। ठीक है, और लोकल सेल्स जो है उसको किसी तरीके से कम करें ताकि जितनी उसकी परसेंटेज कम होगी उतने उसके एक्सपेंसेस की एलोकेशन कम होगी। तो इस सारी एफर्ट में कुछ टैक्स पेयर चालाकी करता है और कुछ हम चालाकियाँ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर चालाकियाँ जो है वो कोर्ट्स ने